हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स की जो एक्चुअल एग्जाम पेपर 2022 से ली गई है CUET के। CUET मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू MCA में एडमिशन होता है। MCA में भी और MCA के एलाइड कोर्सेज में भी, लाइक ऑपरेशनल सर्च में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन साइबर सिक्योरिटी, उस सारे तरह के कोर्सेज में एडमिशन होता है CUET के थ्रू। और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दोस थिंग्स इन माय अदर पार्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ओके, सो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पहले के पार्ट्स में करी है। हमने हर पार्ट में 5-5 प्रॉब्लम ले रखी हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं पार्ट ए और पार्ट बी से मिला के, बट हमने पार्ट ए यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है। बट स्पेशली MCA के लिए जो एंट्रेंस होता है CUET का, उसके पार्ट बी में भी लॉजिक की प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। तो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, विच इज ए क्वाइट ए गुड प्रोपोर्शन। ओके, टोटल 100 क्वेश्चन में से यदि 25 या 30 क्वेश्चन लॉजिक के आते हैं और हर क्वेश्चन की 4 मार्क्स की वेटेज है, देन ऑब्वियसली इट्स ए क्वाइट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन, ओके, विच शुड बी अटेम्प्टेड वेरी केयरफुली। तो काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे और पार्ट्स में, तो इसमें डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे चलते हैं बिना कुछ उन चीज़ों को रिपीट करें जो ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी हैं। बट अप्रोच स्मार्ट रहेगी। ट्रेडिशनल वेज बहुत कम फॉलो करता हूं मैं। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूं कि चॉइसेस से आंसर आ जाए या कॉमन सेंस से आंसर आ जाए, बट यदि नहीं आंसर आता है देन वी यूज द फॉर्मूलाज एंड द मेथड्स। ओके, अब यहां पे देखते हैं, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड 5 पॉसिबल कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन नॉर्मली निमसेट में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट CUET के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कई बार ये बताया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन लेते हैं कि CUET और निमसेट सेम है, और कोचिंग वालों का भी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत है कि वो कह देते हैं सिलेबस सबका सेम है। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस, लॉजिक का तो सिलेबस ही अनडिफाइंड होता है। इट डिपेंड्स ऑन पैटर्न्स। लॉजिक मींस जस्ट ए रीजनिंग थॉट, ओके, कि किस तरह से आप चीज़ों को सोचते हैं या किस तरीके से चीज़ों को आप अटेम्प्ट करते हैं। और मैथ्स के पोर्शन में भी निमसेट में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और जो CUET में टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफरेंट है। निमसेट में मैचिंग नहीं आती, CUET में आती है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स का डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों एग्जामिनेशंस में। सिलेबस सेम है, नो डाउट, ओके, बट खाली सिलेबस तो IIT मेंस और एडवांस्ड का भी सेम है, IIT का और निमसेट का भी सेम है, बट क्या स्टैंडर्ड और लेवल सेम है? सो प्रैक्टिकली चलिए और रियलिस्टिकली चलिए, लोगों को कहने पे मत चलिए। ओके, इट्स योर कैरियर विच शुड बी लाइक एंड यू कैन नॉट जस्ट रिस्क दैट। ढंग से सीखिए और अपनी एनालिसिस भी कीजिए ना। वाई टू डिपेंड ओनली ऑन अदर्स, ना मैं कह रहा हूँ मेरी क्यों मानना, दूसरा कह रहा है दूसरे क्यों मानना है। डू योर ओन एनालिसिस। यू आर क्वाइट लाइक यू मस्ट बी अराउंड यू if you are graduate or around to be graduate, you're around 20 years of age, so you can yourself analyze things. यहाँ करते हैं, given the following statement and 5 possible conclusions, all scientists working in America are talented, some Indian scientists are working in America. एक तो सबसे पहले important ये मानना चाहिए कि जब भी हम statement assertion, statement inference, statement assumptions वाले questions करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको उसी को कंसीडर करना है, अपनी नॉलेज उसमें नहीं लगानी है। मतलब अमेरिका आपके लिए एक सिंबल है, साइंटिस्ट आपके लिए एक सिंबल है, टैलेंटेड आपके लिए एक सिंबल है। आपको इस तरीके से देखना है। आपको ये नहीं सोचना कि ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, कि आप इसे ट्रू सेंस में ले लेंगे जो भी अमेरिका में साइंटिस्ट है वो टैलेंटेड है, या जो इंडिया में थोड़े से टैलेंटेड है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए खाली सिंबल्स है, उन्हें एक लैंग्वेज दे दी जाती है जिससे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो कि वो जो जर्नल कॉमन सेंस है उसको भी अप्लाई करे। बट इस तरह के क्वेश्चंस में जर्नल नॉलेज या जर्नल कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करी जाती है। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को सही मानते हुए आंसर दिया जाता है और अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करी जाती। यदि इससे रिलेटेड चीज कुछ लिखी हुई है तभी हम यहाँ पे उसे मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। जैसे उसने कहा ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका। तो मैंने कब कहा कि नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड? मैंने तो कहीं नहीं कहा इस क्वेश्चन में। ओके, आई हैव नेवर सेड दैट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं कोई भी टैलेंटेड नहीं है। ये तो ऑब्वियसली गलत है। सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका और एवरीबॉडी हु इज वर्किंग इन अमेरिका, एवरी साइंटिस्ट हु इज वर्किंग इन अमेरिका इन टैलेंटेड। इसका मतलब कम से कम वो इंडियन साइंटिस्ट तो टैलेंटेड हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इंडियन साइंटिस्ट टैलेंटेड नहीं है? मैं दोबारा से वार्न कर रहा हूं, खाली इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। इन्हें साइंटिस्ट को साइंटिस्ट मत मानिए, इंडियन को इंडियन मत मानिए, टैलेंटेड को टैलेंटेड मत मानिए। ये आपके लिए 3 सिंबल्स हैं, A, B एंड C, बस ऐसे सोचिएगा। ओके, नेक्स्ट, सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका। इंडियन साइंटिस्ट का मतलब है वो ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग करते हैं, बट यदि वो अमेरिका में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमेरिका माइग्रेट करके गए होंगे वो, तो ये तो सही होना ही है।
ठीक है, और जो भी अमेरिका में माइग्रेट, जो भी अमेरिका में साइंटिस्ट है वो टैलेंटेड है, तो इसका मतलब कुछ टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट ने अमेरिका माइग्रेट कर लिया। ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर इंडियन, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है यहाँ पे, तो मैं उसे अज्यूम नहीं कर सकता। सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ऑब्वियसली सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, इट मींस सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड। ठीक है ना, सिलोजिज्म की तरह भी इसे कर सकते हैं, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, इस तरह से जो इन्फेरेंसेस मैंने एक लेक्चर में सिखा रखी हैं उसे भी यूज कर सकते हैं। और यूसी और सीयूईटी में तो स्पेसिफिकली वो टॉपिक मेंशन्ड है पार्ट बी में, जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट करता है। साइंटिस्ट वर्किंग इन इंडिया आर नॉट टैलेंटेड, नो नथिंग इज बीइंग सेड अबाउट इट। आप केयरफुली एनालाइज कीजिए, ऊपर से इन्हें रिलेट कीजिए, आपको दिखेगा कि जो हम मार्क करा हमने टिक वो सही है और जो क्रॉस करा है वो ऑब्वियसली गलत है। आई एम अगेन सेइंग, अपनी तरफ से कोई इन्फरेंस नहीं करनी है, जो गिवन स्टेटमेंट है उन्हीं को यूज करना है। तो ऑब्वियसली कौन कौन से सही हो गई, बी और डी सही हो गई, बी और डी कंक्लूजन बी एंड डी ओनली आर करेक्ट, सेकंड चॉइस इज द सही, सेकंड चॉइस इज द राइट वन। Okay, and I hope you're comfortable with my language. I am using both the languages, English as well as Hindi. हर तरह के स्टूडेंट को कैटर करने के लिए, मैं चाहता भी हूं कि आप दोनों लैंग्वेजेस में सीखें इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि जितना मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन कि आपकी अपनी लैंग्वेज के साथ, आपकी लोकल लैंग्वेज है मातृभाषा के साथ साथ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आपके लिए होना जरूरी है। इफ यू रियली वांट टू इम्प्रेस पीपल एंड इफ यू रियली वांट टू इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर और द पर्सन हु आर टेकिंग योर सर्विसेज, ओके, जरूरी है, क्योंकि ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आप उससे हेजिटेट मत करिए, चीज़ों को हर तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी वीकनेस है उसे खत्म कीजिए, वीकनेस को हाइड मत कीजिए, वीकनेस को कैरी मत कीजिए। वीकनेस है तो हटाई जा सकती है, ओके, उसे कोशिश कीजिए वो हटे, और कॉम्प्लेक्सेस तो बिल्कुल नहीं रखने हैं लाइफ में। मिनिस्टर्स अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार्स, वो कहते हैं मिनिस्टर्स पब्लिक फंक्शंस में कार्स पे आते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं पब्लिक फंक्शंस में वो आते हैं, तो पब्लिक फंक्शंस में वो आते हैं, इसका मतलब दे यूजुअली पार्टिसिपेट इन पब्लिक फंक्शंस। ये कह रहा ना, मिनिस्टर्स अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शंस, इसका मतलब दे पार्टिसिपेट इन द पब्लिक फंक्शंस, तो ये तो सही होना ही होना है। और कार में आते हैं, ऑल मिनिस्टर्स आर रिच, रिच वर्ड का ही स्टेटमेंट में यूज नहीं है ऊपर। आपको ये नहीं सोचना है कि रिच पे ही कार होती है, वैसे तो आजकल कार जो रिच नहीं है उन पे भी है, ओके, बट आपको उस तरह से रिलेट ही नहीं करना, जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको बताया है। तो रिच वर्ड का ही मेरे क्वेश्चन में यूज नहीं है, मैं इसे गलत कर रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट में रिच वर्ड यूज नहीं है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मिनिस्टर्स हैव ऑफिशियल कार्स इन जनरल, तो जो मिनिस्टर पोजीशन है वो भी ऑफिशियल पोजीशन है, उसी ऑफिशियल पोजीशन से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पब्लिक फंक्शंस में, और वो कार्स में आ रहे हैं, तो इट मींस उन्हें ऑफिशियली वो कार्स में ली हुई हैं। तो मिनिस्टर्स हैव ऑफिशियल कार्स इन जनरल, ऑब्वियसली सही है। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और काफी स्टूडेंट्स इसमें गलत करते हैं। पिछले रिजल्ट्स के एनालिसिस ये बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करती है, क्योंकि जो हमारी जनरल थॉट है ना वो हमारी मिक्स हो जाती है इन क्वेश्चंस के साथ। तो इसलिए आपको बार बार ही अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मुझे खाली वही इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो इस क्वेश्चन में गिवन है। मुझे अपने आप रिच का मतलब अमीर नहीं लेना है, मुझे अपने आप मतलब मुझे ये नहीं लेना है कि रिच पे कार है या कार है तो अमीर है, ठीक है ना, मिनिस्टर से तो हर हालत में अमीर होगा, ऐसे हमें अपने आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी होती, दैट इज नॉट अलाउड। आपको याद होगा सिलोजिज्म जो लोग पढ़ते हैं, कई बार हम वहां पे लिख देते हैं ऑल मैन वुमेन, कई बार हम ये लिख देते हैं, बट क्या ये स्टेटमेंट यदि हम लिटरली देखें तो क्या ये स्टेटमेंट लिटरली सही है? नहीं है सही, बट मेरे लिए यहां मैन मैन नहीं है। लॉजिक हमें सिखाया ये जाता है कि मेरे लिए ये कोई सिंबल ए है और मेरे लिए ये एक सिंबल बी है, तो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूं ऑल ए और बी। बट इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लिखा जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वर्ड का लिटरल मीनिंग वो यूज करने लग जाए, जो उसके आंसर को गलत करवा देगा, ठीक है ना। तो हैव टू बी वेरी, इसलिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं इसकी अपने यहाँ, कि हमें हर वो क्वेश्चन में एक्सपर्टीज चाहिए जिसमें औरों को कंफ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने देखा ये चॉइस, ओनली रिच मिनिस्टर्स अराइव इन कार, बट मैं पहले ही बोल चुका सर कि रिचनेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना, रिचनेस की तो बात ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। पर्सन्स विद कार कैन ओनली बी मिनिस्टर्स, ऐसा मुझे कहीं नहीं कहा गया, मुझे ये कहा गया है कि मिनिस्टर्स कार्स में आते हैं, बट मुझे ये कहीं नहीं कहा गया कि जिनके कार है वही मिनिस्टर्स है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से सही है, विच टू आर राइट, सो बी इज राइट एंड सी इज राइट, सो ऑब्वियसली इट इज द थर्ड चॉइस, द थर्ड चॉइस इज द राइट चॉइस। अगेन ए गुड क्वेश्चन, नेवर बी कंफ्यूज्ड बाय सच क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ, इवन जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं एमसीए के बाद, तब भी इस तरह के अजम्पशंस,
इन्फेरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमने एक इंस्ट्रक्शंस दी जिसके बेसिस पे आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। कंपनी ने आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी, यू हैव टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। यदि वो इंस्ट्रक्शंस और उसकी इन्फेरेंसेस ही आपको समझ में नहीं आई तो आप सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे? ठीक है ना। तो हर चीज का एक मीनिंग है। जितना मैथ्स काम आता है उससे बहुत ज्यादा गुना ये काम आता है आपके इस तरह की नॉलेज। तो इसको शार्पन करना है, इस स्किल्स को डेवलप करना है अपने अंदर। ओके, नेक्स्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड a boy, a girl said, pointing towards a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस में, या तो लैंग्वेज इन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगती है या वो रिलेशंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है कोडिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, और जैसे मैंने अभी पिछली वाली क्वेश्चन में भी कहा, यदि मैं उन्हें नहीं ढंग से समझ पाऊंगा, यदि मैं डिफरेंट रिलेशंस को नहीं एस्टेब्लिश कर पाऊंगा, तो मैं इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कैसे? जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जो 500वीं लाइन है उसे पहली लाइन के रिलेशन में आपको बनाना होता है, जो कोड लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, जो भी आप कोडिंग लाइन है आपकी। तो यदि आप इन रिलेशंस को एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते तो आप कैसे कुछ ग्रो करेंगे सॉफ्टवेयर की फील्ड में? इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस बनाया गया है। तो पर्सनली CUET को आई कंसीडर टू बी ए मोर मीनिंगफुल एंट्रेंस दैन निमसेट फॉर MCA एंट्रेंसेस। और पॉसिबल भी है कि ये दोनों एग्जाम्स मर्ज हो जाएं और अल्टीमेटली आपके NITs में भी एडमिशन हो सकता है, CUT के थ्रू होने लग जाए थोड़े टाइम में, बिकॉज इट्स अप्रोच इज बेटर, इट्स पेपर इज बेटर। ओके, वो उन रियल एस्पेक्ट्स को टेस्ट कर रहा है जो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में होना चाहिए। निमसेट में हर मैथ्स के क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा है, जबकि उतना मैथमेटिक्स आपके कंप्यूटर्स में यूज नहीं होगा। ओके, दोस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दोस थिंग्स, वो आपको हेल्प करता है थोड़ा विजुअलाइजेशन करने का, बट नॉन वर्बल रीजनिंग से विजुअलाइजेशन स्किल्स ज्यादा आपकी डेवलप होती हैं। चलिए अब देखते हैं इसे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय। तो फिर देखते हैं ऐसे कई अप्रोचेस से जैसे हम करते रहे इस तरह के क्वेश्चंस को। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, गर्ल सेड, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। ओके, यहां से देखना शुरू करते हैं। सिंपल में पहले देखते हैं, फादर ऑफ माय अंकल मतलब मेरे ग्रैंडफादर, उनकी बेटी मतलब मेरे मदर की जनरेशन। तो ये ग्रैंडफादर की जनरेशन हो गई, ये अंकल एंड मदर की जनरेशन हो गई। यही मतलब हुआ ना, जो अंकल के फादर वो मदर के फादर, और इनका सन ऑफ द डॉटर, ये वाली जनरेशन हो गई। और ये इसकी भी मदर है और ये मेरी भी मदर है, तो यहां पे ये गर्ल हो गई इस जनरेशन में। ये डायरेक्ट अप्रोच है, लॉजिकल, बिना रिलेशंस को बहुत ज्यादा समझे। मैं खाली देख रहा हूं कौन किस जनरेशन में है, कि क्या गर्ल एंड बॉय सेम जनरेशन में है या डिफरेंट जनरेशंस में। जैसे मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले भी करी हैं ब्लड रिलेशंस पे, तो मेरे लिए जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मेरी प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाती है। मेरे अंकल के वगैरह, गर्ल के अंकल के फादर मतलब गर्ल के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की डॉटर मतलब गर्ल की मदर या आंट, उनका सन मतलब गर्ल की जनरेशन में। और जो भी गर्ल की जनरेशन में है ये सन, जो भी गर्ल की जनरेशन में है, ना वो अंकल हो सकता, ना वो सन इन लॉ हो सकता, ना वो नेफी हो सकता। तो ऑब्वियसली चॉइस क्या बचेगी ब्रदर? इट वाज सो इजी, यू नो। आपने पूरी डायग्राम नहीं बनाई, जरूरत ही नहीं होती इनफैक्ट डायग्राम्स बनाने की, और यही तो टेस्टिंग होती है कि आप कितनी जल्दी स्मार्टली क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप डीप डिग करने की कोशिश करेंगे ना, जितना ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उतना कंफ्यूजन आपका बढ़ता है इस तरह के क्वेश्चंस को, जब एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में आप उसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो आपको उस एग्जामिनेशन में खाली क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो भी सीखना है। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे स्टूडेंट्स को बताना कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इन एग्जामिनेशंस। ओके, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यदि स्ट्रेस को आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हर हालत में कम होगी, खराब होगी। और यहां तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एक मार्क आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड लर्न। चलिए वापस यहां पे आते हैं। बट सपोज कोई कहता नहीं मुझे तो प्रॉपरली करना है इसे, आई वांट टू डू इट प्रॉपरली। इस तरीके से तो हमने समझा ही दिया कि गर्ल एंड बॉय की जनरेशन सेम है, और यदि सेम है तो ना वो अंकल हो सकता, ना वो सन इन, अंकल हो गया एक जनरेशन ऊपर, सन इन लॉ हो गया एक जनरेशन नीचे, नेफ्यू हो गया एक जनरेशन नीचे। तो ऑब्वियसली ओनली चॉइस लेफ्ट इज ब्रदर। पर यदि हम ढंग से देखना, वैसे प्रॉपर तरीके से देखना चाहें, जैसे कि ट्रेडिशनली करा जाता है, फादर ऑफ माई अंकल, फादर ऑफ माई अंकल मतलब गर्ल्स अंकल, मैं इधर लिख देता हूं गर्ल्स अंकल, गर्ल्स अंकल। और गर्ल्स अंकल के फादर हो गए गर्ल्स ग्रैंडफादर।
गर्ल्स ग्रैंडफादर की डॉटर क्या हो गई? गर्ल्स मदर और आंट, आंटी भी हो सकती है। और गर्ल्स मदर का सन क्या हो गया? गर्ल्स ब्रदर या कजन। ये हो गया प्रॉपर मेथड, ठीक है ना? गर्ल का ब्रदर और कजन, बट यहां कजन चॉइस है नहीं, सो आई विल मोस्ट लाइकली गो फॉर ब्रदर। बट यदि ब्रदर और कजन दोनों चॉइस होती तो मैं कजन के लिए जाता, दैट वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट। मोर एप्रोप्रिएट मींस जिसकी सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंप्लीट नहीं है। जब वो कह रहा है ये डॉटर है, डॉटर का सन है, बट उसने ये नहीं कहा कि उन फादर की एक ही डॉटर है। उसने तो नहीं कहा ना कि जो फादर है अंकल के, उनके एक ही डॉटर है। यदि एक ही डॉटर होती तब तो ये ब्रदर हो जाता, बट एक से ज्यादा डॉटर भी हो सकती हैं, तो गर्ल्स की आंटी भी हो सकती थी वो, और आंटी का बेटा भाई तो है बट कजन ब्रदर है। समझ आ गया? आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ओके? एंड यू मस्ट बी enjoying all this, not just enjoying but learning, and learning, not just learning but learning smartly, okay? Next question. A plus B means A is the mother of B. और इन ट्रिक्स को ना आप सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 साल से सैनमैक्स, 30 years back I started with this institution सैनमैक्स इंडिया, okay? Because this was my passion. Otherwise उस समय कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में PhDs तो गिने चिन्ह होते थे। बट उसी जब से इतनी सारी स्किल्स हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, और इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हजारों में स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं की पोजीशंस पे सैनमैक्स के, जो सैनमैक्स से पढ़े हुए हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग की पोजीशंस इन वेरियस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, यू नो, एंड यू कैन बी वन ऑफ दोस। तो आपको करनी है वो मेहनत, वो कोशिश करनी है, ओके? और औरों से बेटर बनना है, बार बार ही मैं ये कह रहा हूँ। ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। चलिए देखते हैं क्या है। पूरी स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ रहा, वो पूछ क्या रहा है? शो दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू वगैरह। इनमें से कौन सा कहता है कि पी क्यू का मैटरनल अंकल है? पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, तो इसका मतलब शुरू पी से होना चाहिए सिंबल, और खत्म क्यू पे होना चाहिए, क्योंकि पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो जो पी से शुरू नहीं हो रहा वो तो वैसे मेरे लिए खत्म है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने एलिमिनेशन कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस, यू नो, इतना इंटेलिजेंट मेथड है यार, इतना स्मार्ट मेथड है कि वी सेव लॉट ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशंस, और नॉट जस्ट इन लॉजिक, आई डू दैट इन मैथमेटिक्स आल्सो। व्हेन यू विल सी माय लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, यू विल फाइंड मेनी शॉर्टकट्स, यू नो, कि हाउ कैन वी डायरेक्टली आंसर a large number of problems from vectors. Vectors is a very important topic in NIMSET मैथमेटिक्स का, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, वही विजुअलाइजेशन की वजह से, बिकॉज इट इज समथिंग विच कैन बी यूजफुल लेटर। इट डेवलप्स योर एनालिटिकल स्किल्स ऑल्सो, ओके? चलिए वापस यहाँ आते हैं। तो हमने देखा दो चॉइस तो खत्म हो गई यार। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब इनमें दोनों P से शुरू हो रही हैं, दोनों Q से खत्म हो रही हैं। एक में यहां पे प्लस है, एक में यहां पे माइनस है। प्लस का मतलब है मदर, मदर का मतलब है फीमेल, बट अंकल हैज टू बी ए मेल, तो ये वाला तो सही हो नहीं सकता, तो दिस इज द आंसर। देखिए बिना सॉल्व करे हमें पता है आंसर क्या है सही, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। ये खाली प्रैक्टिस करने से नहीं आता, जब तक आप चीजों को सोचेंगे नहीं, जब तक इस तरीके से चीजें आपको सिखाई नहीं जाएंगी, यू कैन नेवर डू इन दिस वे। बट दिस इज द राइट वे ऑफ टैकलिंग विद सच सिचुएशंस। चॉइसेस देने का पर्पस ही क्या है? यू एलिमिनेट इट, इन अदर वर्ड्स यू डीबग इट। जो जिसमें बग्स है, जिनमें एरर्स है, उन्हें हटाओ, जो बच जाएगा वो डीबग्ड है, वो करेक्टेड है। आई होप सबको समझ आ गया। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, P से शुरू करना है, Q पे खत्म करना है। पहली चॉइस खत्म, चौथी चॉइस खत्म। अब अंकल का मतलब मेल, आदमी होना चाहिए, और प्लस बता रहा है फीमेल, मदर, फीमेल, तो इसका मतलब प्लस सिंबल तो आ नहीं सकता। जैसे प्लस आया तो P इज मदर ऑफ S, P इज मदर ऑफ S, और यदि P मदर हो गई तो अंकल कैसे होगी? तो दिस चॉइस गोस, दिस इज द राइट आंसर। और फिर भी आपका मन ना माने तो आप निकाल के देख लीजिएगा। P माइनस M मीन्स जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं इसे, जस्ट टू reconfirm the things, okay? Although it was not at all needed. P minus M, P is brother of M. Normally student ऐसे ही करते हैं, बट जरूरत नहीं है। सैनमैक्स के स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते हैं, they try to do it directly, okay? P minus M, P is brother of M. मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको ही कंफर्म कर रहा हूं। M plus N, plus symbol stands for M is mother of N.
एम इज मदर ऑफ एन। इसको अलग कर देते हैं जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो स्क्रिप्ट लेते हुए, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, जो भी आंसर करे जा रहे हैं। आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको ये सारे स्क्रिप्ट दे दी जाएगी पीडीएफ में, फिर आप स्क्रिप्ट के साथ साथ भी वीडियो को सुन सकते हैं, अदरवाइज स्क्रिप्ट से भी रिवीजन कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में वो जो मैं बोल रहा हूं वो तो नहीं दिखेगा, बट हाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। ओके, एम इज मदर ऑफ एन, और फिर आ जाता है एन क्रॉस क्यू। अब देखिए कितना टाइम सेव हो गया जो मैंने डायरेक्टली करा था और जो मैं लिख लिख के कर रहा हूं। इट टेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सो एन इज सिस्टर ऑफ क्यू। ये हमने थर्ड चॉइस को इस तरीके से लिखा, पी इज ब्रदर ऑफ एम, एम इज मदर ऑफ एन, एन इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो इसका मतलब एम क्यू की भी सिस्टर है और पी एम का ब्रदर है, तो पी एम का ब्रदर है और एम क्यू की भी मदर है। इसका मतलब पी क्यू का मामा है। पी की सिस्टर एम, एम की बेटी क्यू। क्लियर हो गया? तो एन इज दी सिस्टर ऑफ क्यू, तो एन क्यू की सिस्टर है, एम एन की मदर है तो एम क्यू की भी मदर है, और पी एम का ब्रदर है, तो इसका मतलब क्यू की मदर एम है, उसका भाई पी है, इसका मतलब पी क्यू का मामा है, इसका मतलब पी इज दी मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। बट क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने का यार? वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। आई होप नाउ यू नो हाउ टू अप्लाई सच ट्रिक्स। नेक्स्ट वन, if Z is 52 and ACT is 48, then RAT will be equal to what? Another good questions. कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं आप इसे, या प्रॉब्लम्स यूजिंग अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। उस पर एक बहुत अच्छा लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने पोजीशंस को मेमोराइज करना सिखाया है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे T20 हम लोग देखते हैं, T20 टेस्ट होता है, तो T इज 20th लेटर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके से मैंने बताया, T इज 20th, टोटल 26 होते हैं, M इज 13th, मिडवे इज 13th। एक मैंने और भी रूल बताया, हर पांचवे को याद रखना, इजॉटी। ये सब मैं बता चुका अपने और लेक्चर्स में। इजॉटी 5, 10, 15, 20, 25, तो बीच बीच में आपको यदि पता है तो आप याद रख ही सकते हैं। I9 आप देख सकते हैं उंगली पे, ABCDEFGHI। कैसे आई बनाया? ये आई इस तरह से भी लिखा जाता है और 9 इस तरह से भी लिखा जाता है, तो आप देखिए दोनों मिलते हुए हैं ना, तो आई इज 9। So you may watch my lecture on this problems using alphabets. It's something very important, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मेमोराइज करना होता है। बट अभी तो चलिए इसे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरह। Z होता है 26th लेटर अल्फाबेट में, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, आपके आ गए 52। आप इस तरीके से सोच रहे हैं। ओके, मे बी दिस इज द लॉजिक। अब इसी को एक्ट पे लगा के देखते हैं। ACT, ए कौन सा लेटर है? फर्स्ट है। सी कौन से? थर्ड है। टी कौन से? 20th है, अभी अभी बताया। आपने इन तीनों को ऐड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर की तरह, तो 20 और जो 24 और 2 48, 48, यस इट इज 48। और आई होप इतने सारे मेरे लेक्चर्स के बाद तो आपको बहुत क्लियर होगा, लॉजिक के 3 स्टेप्स होते हैं, पहले एस्टेब्लिश करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो ये हमने एस्टेब्लिश करा, हमने सोचा, यहां हमने वेरीफाई करा कि जो हमने सोचा वो सही है। अब हम इसे रैट पे अप्लाई कर देंगे। सो हाउ विल आई अप्लाई दिस ऑन रैट? आप खुद देख लीजिए। टी यदि 20th है तो R 18th हो जाएगा, RST, A फर्स्ट हो जाएगा, T 20th हो जाएगा। तीनों को ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20, और मतलब लाइक ये अंदर का हो गया 39 इंटू 2 58। तो अब ये देखिए 20 और 20 40 होता, बट ये 39 हुआ, 39 इंटू 2 हो गया, 40 दूनी 80 होता, बट ये 78 हो गया। मतलब डायरेक्टली आपने कैलकुलेशंस कर ली बिना किसी प्रॉब्लम के। आप ये मानते ना, यदि आपको ऐसे नहीं करना, वैसे तो इट वाज सो इजी, बट अदरवाइज 18 और 1 19 है, आपने एक अपनी तरफ से ऐड कर दिया 20, 20 प्लस 20 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते 80, बट आपने एक अपनी तरफ से ऐड करा था तो आपने माइनस कर दिया उनमें से ये 2, तो 78 आपका आ गया। बट डू वट एवर वे यू वॉन्ट, यू नो, जिस तरह से भी आप करना चाहें। सो इस पर्टिकुलर पार्ट का दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई हैव ट्राइड टू गिव यू द बेस्ट मेथड्स which can be there for solving such examples in the least possible time, and I sincerely believe that आप इससे आपको benefit हो और आप select हो।
हमेशा मेरी विशेष आप लोगों के साथ हैं. यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, यू नो, वेदर यू आर स्टडिंग एट सैनमेक्स और नॉट, बट यू आर ऑल माई स्टूडेंट्स. यदि आपने कभी भी मेरे से कुछ एक भी चीज़ सीखी है, देन आई कंसिडर यू टू बी माई स्टूडेंट्स एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस. ऑल द बेस्ट, सी यू सून.